नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद हैं जो एक ऐसे मुद्दे पर काम कर रहे हैं अल्मोड़ा में, जिस मुद्दे पर बहुत हमेशा से चुप्पी रही है, जिस पर बोलने की मनाही है, जिस पर बहुत सारे टैबूज हैं। तो ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम कर रहे हैं आशीष पंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बहुत स्वागत है रेडियो स्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो हल्द्वानी का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बातों का आपके सामने रख सकूं। जी, आप आशीष काम ही ऐसा कर रहे हो कि आपको अवसर मिलते रहेंगे और ऐसे मौक़ों पर आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक बड़े फलक पर आपकी बात जाती है और आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है कि उससे प्रेरणा लेकर और दूसरी जगह पे लोग उसी काम को करें। तो आशीष, हम पहले भी आप लोगों से बात कई बार कर चुके हैं, जी मैम। है ना? बहुत अच्छा काम अल्मोड़ा में आप कर रहे हैं और तो आज हेलो हल्द्वानी स्टूडियो में आपको आने का मौका मिला और हमारे जी मैम। तमाम श्रोता आज आपको देख भी पाएँगे। तो बताइए अपनी बात, हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, कि कैसे अभी एक तो लेटेस्ट क्या कर रहे हो और सोच संस्था आपकी है। तो अभी लेटेस्ट पिछले 1-2 महीनों का क्या काम है, पहले उससे हम शुरू कर लेते हैं। मैम अभी हमने रिसेंटली दो इवेंट करे थे। एक जीजीआईसी स्कूल में जहाँ की लगभग 500 लड़कियों की स्ट्रेंथ है, उनके बीच में हमने मासिक धर्म को लेकर के काम किया था। क्योंकि जब हम बीच में अपना रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि इसको लेकर के हम सवाल पूछते हैं कि कितनी उनको जानकारी है मासिक धर्म संबंधित, तो देखने के मिलता है कि जो आमतौर पर सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं है अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल से। अच्छा। तो हम ऐसे स्कूलों की तरफ टारगेट कर रहे हैं कि जो स्कूल की बच्चियां इस बारे में बिल्कुल भी बात करने में संकोच करती है, क्योंकि उनके साथ अगर स्कूल में कुछ इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो उस दौरान वो इस बारे में बात भी नहीं कर पाते। इसी बीच में हम एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिले थे अल्मोड़ा पे जो हैं, तो उन्होंने बताया कि जो टीनेज की लड़कियां हैं उनको आजकल पीसीओडी और पीसीओएस, जो इरेगुलर पीरियड्स हैं महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को, किशोरियों को बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है। तो जहाँ पर क्या है कि जो किशोरियां हैं वो इस बारे में बात ही नहीं करती, तो उनको आने वाले समय में उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो हमने ये किया कि हम कुछ स्कूल्स ऐसे टारगेट करें जहाँ पे वाकई में ये समस्या जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है। तो हमने अभी जीजीआईसी स्कूल में एक अपना कैंपेन किया था जो अल्मोड़ा पे स्थित है। उससे पहले हमने एक नेशनल सेमिनार किया था जो हमने सैनिटरी पैड के एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मेंस्ट्रुअल कप को लेकर किया था, जिसमें हमने तकरीबन 170 या 160 लड़कियों को हमने जो मेंस्ट्रुअल कप थे वो निशुल्क रूप से हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। और वो प्रोजेक्ट हमारा जो है वो 4 महीने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल कप देने के साथ ही उनका किस तरीके का अनुभव मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के रहा, क्या क्या परेशानियां वो उस दौरान फेस कर रही हैं, इसको लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे जो कैंपेन्स हैं वो लगातार चल रहे हैं जो निकट भविष्य में भी संभावित हैं। जी, स्कूलों में जाकर आप क्या-क्या करते हैं? जैसे कैसे जागरूकता क्योंकि स्कूलों फैलाते हैं? में जैसे हम बात करते हैं तो स्कूलों में किशोरियां होती हैं, यानी कि अगर हम देखें तो 6 से 12 तक की पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, कई स्कूलों में लड़के भी होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सीधे जा कर के मासिक धर्म को लेकर के एक ओपन टॉक करेंगे, तो हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग आपसे शायद सहज नहीं होंगे, ना हुँ, ही अपनी बात करने में, ना ही आपकी बात को समझने में। तो हमने उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया कि किस तरीके से हम लड़कियों को सहज कर सकते हैं। तो उनको सहज करने के लिए सबसे पहले हम उनको एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, एक ऐसी फ़िल्म दिखाते हैं, ताकि उनको लगे कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पे बात करने में किसी भी तरीके की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। फिर हम जाकर के हमारी 2 वॉलंटियर हैं, हमारी 2 मेंबर हैं, जिनका नाम हिमांशी और प्रियंका है। वो मासिक धर्म संबंधित जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है या साइंटिफिक कॉज़ हैं, उसके बारे में उनको जानकारी देती हैं। फिर हमारे एक मेंबर उनके मिथ्स को लेकर के उनको अवेयर करते हैं कि क्या मिथ्स हैं और क्या साइंटिफिक इसका मतलब चीज़ है, उसके बारे में उनको अवेयर करते हैं। तो धीरे-धीरे करके फिर जाके हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं कि लड़कियाँ अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करती हैं। और कई कार्यक्रमों में ऐसा देखने को मिला कि लड़कियों ने बताया कि उनके साथ ये परेशानियाँ होती हैं या वो भी अपने घरों में यही परेशानियों को फेस करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आज की लड़कियों के साथ उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता, पर जब हम फील्ड में जाते हैं या जब हम डेटा लेते हैं,
तो देखने को मिलता है कि किशोरियाँ भी कहीं न कहीं उसी तरीके के भेदभाव का सामना कर रही हैं। जी। तो कितने स्कूल अभी तक कवर कर चुके हैं और क्या बॉयज़ के बीच भी आप जाते हैं बात करने के लिए? हमने लगभग वैसे तो हम 3 साढ़े 3 सालों से इस काम को कर रहे हैं, पर संस्था हमने पिछले वर्ष दिसंबर में रजिस्टर्ड करवाई थी हुँ, और उसके बाद से तकरीबन हमने 10 से 12 स्कूल में काम किया होगा। पर अगर हम साढ़े 3 सालों की मैं बात करूँ, तो हम तकरीबन 35 से 40 स्कूल, जिसमें गाँव भी सम्मिलित हैं, हम काम कर चुके हैं। और सिर्फ़ अल्मोड़ा जनपद ही नहीं है, हमने नैनीताल में भी काफ़ी जगह काम किया है। हमारा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में भी एक नेशनल सेमिनार में हमें इनवाइट किया गया था, जहाँ पे हमने मेंस्ट्रुएशन को लेकर के बात करी, जहाँ पे अल्डा फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन था, जहाँ की उनकी भी वहाँ पे मेंबर आई थी। और उसके अलावा हमने नैनीताल के बेताल घाट में स्कूल में जाकर के काम किया, जो हमारे जनपद से काफ़ी दूर था, पर हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ अपने ही जनपद में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में हमने धीरे धीरे काम करना है। और दूसरा सवाल आपने जो कहा कि लड़कों के स्कूल में, तो बिल्कुल हमने अभी अल्मोड़ा जनपद में विवेकानंद विद्या मंदिर करके एक स्कूल है, जहाँ पे अधिकतर संख्या लड़कों की है। तो हमने उनके बीच जाकर के भी बात करी और ये बहुत ही, मैं इसको अच्छी बात भी कहूँगा और हैरान करने वाली बात भी है हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के आकर बता रहे थे कि उनके माँ के साथ घर में इस तरीके का भेदभाव किया जाता है और वो भी चाहते हैं इस विषय पे बात करना। पर कभी इस तरीके का इन्वायरमेंट, इस तरीके का एटमॉस्फेयर स्कूल ने तैयार ही नहीं किया, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ाना चाहिए उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का, तो उस पे भी सुधार किया जाए तो मुझे लगता है स्कूली शिक्षा के लिए वो बहुत बेहतर है। जी। जब आप स्कूलों में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि गर्ल्स या सभी लोग कहते हैं कि हम भी इस अभियान में शामिल होना है, हम भी आते हैं, जुड़ने की इच्छा जताते हैं वो लोग? जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैम, तब तो बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के, चाहे प्रिंसिपल हों, टीचर्स हों, वो भी असहज दिखाई देते हैं। पर धीरे धीरे जिस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ता है और कार्यक्रम जब समाप्ति की स्तर पर पहुंचता है, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं और लड़के भी होते हैं जो हमसे कहते हैं कि हम आपके इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं। इसका मैं आपको सीधा एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की, जो विवेकानंद विद्या मंदिर की लड़की थी, उसने हमसे कहा कि मैं बड़े होके, मतलब आप सोचिए उस लड़की की क्या बौद्धिकता होगी या उसकी समझ कितनी विकसित होगी। उसने कहा मैं बड़े होके मैं भी आप लोगों के साथ इस अभियान में शामिल होना चाहती हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। ऐसी हमने आर्य कन्या इंटर कॉलेज में एक अभियान किया था। वहाँ कई हॉस्टल की लड़कियां हमारे साथ इस अभियान में जुड़ना चाहती थी और कई लड़कियां हमें फिर अपने हॉस्टल्स में भी बुलाती हैं कि आप हमारे हॉस्टल्स आके हुँ, और इस बारे में बताइए और हमें जानना है। तो उनकी उत्सुकता भी इसको लेकर के बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमने अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि लोग इस पर अब खुल कर के बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो मेंस्ट्रुअल कप का कुछ अभी रिज़ल्ट तो अभी नहीं देखा होगा कि क्या कैसा आया है? मेंस्ट्रुअल कप, जैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप की शुरुआत जो करी हमने, सबसे पहले हमने हमारी संस्था में जो हमारे 3 से 6 प्रमुख सदस्य हैं, हुँ, उन लड़कियों ने इसकी शुरुआत करी। हुँ, तो शुरुआत में उनको भी काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि आप अगर इतने सेंसिटिव चीज़ में किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हो तो परेशानी तो है, पर उन्होंने प्रैक्टिस करी। जैसे कि हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप भी जब आप कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करते हो तो उसको समय लगता है। पर उन्होंने जब उस चीज़ को शुरू किया, उसके बाद हमने उनका अनुभव जाना, तो ये देखने को मिला कि उनका अनुभव जो था वो अब वापस कभी भी सैनिटरी पैड की तरफ नहीं जाने वाली है। अच्छा। और उनका इतना अच्छा अनुभव है, जैसे बहुत सारी हमारी मेंबर्स ने हमें बताया कि रात को उनको स्ट्रेन का जो प्रॉब्लम होता था, वो स्ट्रेन का प्रॉब्लम अब दूर हो गया। या रात को नींद नहीं आती थी गीलेपन के वजह से, सैनिटरी पैड गीला हो जाता है तो उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। एक मेंबर ने हमारी ये तक कहा कि उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं। तो ओह! इतना आरामदायक वो चीज़ है। हालाँकि आंकड़ा ये कहता है कि सिर्फ़ अभी 0.3% पूरे देश भर में, जो ओह! नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, कि इस्तेमाल कर रही हैं। पर धीरे-धीरे हम इसको भी एज़ अ अल्टरनेटिव के रूप में सामने ला रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप पैड का इस्तेमाल नहीं करिए। हम लोगों की सहजता के हिसाब से, या जो आजकल की लड़कियाँ हैं जो इस चीज़ को आसानी से अडॉप्ट कर सकती हैं, हुँ, उनके बीच जाकर के इसको एज़ अ विकल्प के रूप में सबके सामने रख रहे हैं। क्या बात है। तो बहुत ही कम है इसका, अभी तो शुरुआत है एक तरह से बहुत ज़्यादा। तो महँगा कितना होता है ये और कितना अफ़ोर्डेबल है? कितना लोग इसको वहन कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम तौर पर एक जो लड़की होती है वो कम से कम 1 महीने में 35 से 40 रुपए का सैनिटरी पैड तो इस्तेमाल करती ही करती है। तो अगर हम उस 35 से 40 रुपए की उसकी आम एक पीरियड साइकिल देखें, तो अगर उसको 15 साल से भी पीरियड्स का साइकिल शुरू होता है तो हुँ, 50 साल तक मिनिमम वो साइकिल चलेगा।
तो उसमें कितना खर्चा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर अगर हम बात मेंस्ट्रुअल कप की करें तो मेंस्ट्रुअल कप की जो कीमत है और अच्छा मेंस्ट्रुअल कप की कीमत है वो आपको मात्र ₹250 में वो मेंस्ट्रुअल कप मिलता है। और जहाँ तक कि उसकी लाइफ की बात है, आप उसको 10 साल तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते कर हैं। सकते हैं। पर उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टेरिलाइज़ करना है, कैसे इंसर्ट करना है, वो प्रोसेस, वो प्रैक्टिस से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से सबसे पहली बार जब सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल किया होगा, तो उसको इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं रहा होगा। आज भी कई महिलाएँ पैड का इस्तेमाल करना भी नहीं जानती। हुँ। तो ऐसे ही मेंस्ट्रुअल कप भी धीरे-धीरे मुझे लगता है चर्चाओं में आएगा और लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आशीष, गाँव में भी आप लोग सैनिटरी पैड बाँट रहे हैं और महिलाओं से बात करते हैं, उनको कैसा लगता है? मैम, गाँव में मुझे लगता है कि थोड़ा चुनौती का काम है इस विषय पे बात करना, क्योंकि गाँव में बहुत सारे मिथक हैं अभी। और वो मिथक इस तरीके से विद्यमान है कि कई बार महिलाएं के साथ इस विषय को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद भी हमारे बीच होते हैं। पर वो वाद विवाद सकारात्मक होते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम के बाद वो जरूर ये मानती है कि ये मनोवैज्ञानिक वजह से ऐसा कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं वो इस बात को समझती हैं कि हाँ, उनके साथ जब हम उनको बताते हैं कि आप लोगों को रसोई में जाने से तो मना किया जाता है, पर आप घास निकालने जाती हैं, आप लकड़ी काटती हैं, आप सारे घर के जो भारी काम है वो कर रही हैं। हुँ। पर आप अगर इसके पीछे का कारण देखेंगे कि आपको शारीरिक रूप से आराम मिले, ये एक वजह थी। पर वो वजह का तो पालन नहीं हो रहा है, पर हुँ। उसकी जगह पे आपसे भारी काम सारे कराए जा रहे हैं। हुँ। पर यह है कि गाँव में थोड़ा काम करना मुश्किल है, पर धीरे-धीरे मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। ये एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे-धीरे समाज में सदियाँ लग जाती हैं बदलाव आने में। एक हमने प्रण इसको लिया है और मुझे लगता है कि जब तक ये जीवन हम मेरा रहेगा या हमारी टीम का जित्तों का जीवन रहेगा, वो इसको लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो मासिक धर्म को लेकर के समाज में ज़रूर बदलाव लाके रहेंगे। जी। आशीष, आपकी पीएचडी का विषय भी यही है, आप समाजशास्त्र से इलाहा मैम के अंडर अल्मोड़ा कैंपस से पीएचडी कर रहे हैं। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय हो गया है अब। तो कितना काम बढ़ गया आगे और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी पीएचडी में इस टॉपिक को लेने के लिए भी? जी मैम, अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो इस विषय की जन्मदाता के रूप में ही मैं अपनी गाइड प्रोफेसर इलाशा मैम को मानता हूँ। क्योंकि एक लड़का होते हुए कभी भी ऐसे विषय, संवेदनशील विषय पे काम करना आसान नहीं होता, पर जो उनका सहयोग था और एक वो बहुत मतलब अभी वो एज्ड मतलब महिला हैं, बट उन्होंने इस बात को समझा कि ये विषय कितना ज़रूरी है और एक लड़का इस विषय पे काम कर रहा है। वो चाहती तो मना भी कर सकती थी कि इस विषय पे काम मत करो, पर उन्होंने मुझे लगातार इस विषय पे सहयोग किया। और जैसे कि आपने बताया कि मेरा पीएचडी का विषय भी यही है। और मैं इसमें, जैसे मैंने अपने एमए के समय में जब इस काम को शुरू किया था, तो मैंने ग्रामीण महिलाओं पे काम किया था। पर मैंने फील्ड में जाकर के देखा कि सबसे ज़्यादा जो चुनौतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं, वो उन लड़कियों को आती है जिनको पीरियड्स होना शुरू हुए हैं या जिनके कुछ ही टाइम हुआ है पीरियड शुरू हुए। तो मैं अपने पीएचडी में इस विषय पे काम कर रहा हूँ। अभी फील्ड वर्क का काम बचा है, तो उसके बाद मैं डेटा का एनालिसिस कर पाऊँगा कि क्या किशोरियों के बीच में मासिक धर्म को लेकर के कितने मिथक हैं, कितनी जागरूकता है और क्या-क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आशीष, और कुछ संदेश हो चलते-चलते हमारे तमाम दर्शकों, श्रोताओं के लिए? मैं हेलो हल्द्वानी रेडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ श्रोताओं को कि आप लोगों को भी इसकी संवेदनशीलता को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हम इस चीज़ को लेकर के भेदभाव नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये सरासर झूठ होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है, हमने समाज में यही सब चीज़ें देखी हैं। पर मुझे लगता है आज का समय जो है वो युवाओं का है। तो युवाओं ने इस विषय को लेकर के अपने गाँव में जा कर के, अपने मोहल्ले में, अपने घर परिवार से ही इसको लेकर के जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और इस रेडियो के माध्यम से मेरी ये भी अपील है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी नई एजुकेशन प्रणाली है, उसमें भी क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा जो विषय है, उसको खुले शामिल। तौर पर शामिल किया जाए, खुले तौर पर इस पे चर्चा की जाए। और जब इस पर चर्चा की जाए तो किशोरों को अलग ना बैठाया जाए, लड़के और लड़कियों को साथ में इस बारे में बताया जाए। क्योंकि वो लड़के भी कल के दिन किसी के भाई बनने वाले हैं या किसी के पिता बनने वाले हैं, तो उनको भी इस विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो इस विषय की संवेदनशीलता को समझ पाएँगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष, इतना सुंदर मैसेज संदेश देने के लिए। और तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, और एक डिमांड भी थी कि आशीष जी से बात करवाई जाए हेलो हल्द्वानी रेडियो में, तो हमने आपकी फरमाइश को दोस्तों पूरा भी किया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों से प्रेरणा लेंगे और अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे। आपकी बेटी जब होती है, जैसे कुछ केस आशीष आपने बीच में साझा किए थे, बिल्कुल, बिल्कुल जब मैम। पहला पीरियड्स होता है तो माँ बाप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज बिल्कुल, के बिल्कुल समय में। मैम।
हमने काशीपुर में देखा था एक घटना की जहाँ पे एक लड़की के पीरियड्स आने पे उसके पिता ने केक काट के उसको सेलिब्रेट किया। वहीं हम उसके दूसरी तरफ एक घटना ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक लड़की को जब पीरियड्स आता है तो उसका भाई उसको मार देता है सिर्फ ये सोच के कि शायद इसके किसी के साथ शारीरिक संबंध रहे हों। तो ये बिल्कुल। दिखाता है कि समाज में जो जागरूकता है उसकी स्थिति अभी बहुत न्यून है। हमें बहुत काम करना बाकी है और जागरूकता ही एकमात्र इसका मुझे लगता है कि परिणाम हो सकता है कि हम इसको लेकर के जो समाज में भ्रांतियाँ हैं उसको रोक सकते हैं। तो हमें लगातार मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि अपने घर से अगर हम इसकी शुरुआत करें, अपनी बहन से इस बारे में बात करें, बहन-भाई से बात करें, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें कि धीरे-धीरे ही सही कम से कम इसको लेकर के चर्चा हो, इसको लेकर के जागरूकता समाज में आए। बिल्कुल, और सहजता हो, बिल्कुल सहजता आ मैम, जाए, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। तभी हम इससे जुड़ी बीमारियों पर भी बात कर जी सकते हैं मैम। और तमाम चीज़ों पे। तो बहुत शुक्रिया आशीष, और दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमें अंत तक सुनने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो, आशीष का ये अभियान पसंद आया हो, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन दूर दराज पिथौरागढ़ में अगर आप बैठे हैं, मुनस्यारी में बैठे हैं, या देश के किसी और कोने में बैठे हैं, तो हमारे हेलो हल्द्वानी रेडियो को हमारे चैनल के जरिए आप सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी यूट्यूब चैनल है, इंस्टा अकाउंट है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आशीष के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।